हेलो एवरीवन, माय टुडेस टॉपिक इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैं आज इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को कवर करने से पहले मैं फर्स्ट आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का सब्जेक्ट है, जिस सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने का मोटिव क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स होती हैं लाइक जो रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि ये सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं जिससे कि एक ओनर को एंड अदर मैनेजरली पर्सोनल्स को हेल्प मिलती है कि ओनर एंड अदर मैनेजरली पर्सोनल्स होते हैं, उनको हेल्प मिलती है कंपनी की परफॉर्मेंस जो होती है उसको एनालाइज करने में। इसके लिए कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए वेरियस टूल्स होते हैं लाइक रेशो एनालाइज, कैश फ्लो, फंड फ्लो। इसके हमें आगे पढ़ेंगे कि इनसे कैसे एक कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। तो इससे हमारी जो कंसेप्ट्स एंड जो मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक्स को लेकर जो कंसेप्ट होंगे उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है मैनेजरली पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। इससे मैनेजमेंट को मैनेजरली डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को जे नॉलेज हो सके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जाती है एंड उनकी हेल्प से एक ओनर कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इन क्वेश्चंस के फॉर्म में समराइज किया है, जो कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपके जो फर्स्ट चैप्टर कवर होगा, जो पॉइंट्स इस वीडियो में कवर नहीं होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर करूंगी, बिकॉज जो क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करना है। इस चैप्टर को कवर करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं ताकि हम ये जान सके कि इन शॉर्ट ये चैप्टर हम जो स्टडी करने वाले हैं ये चैप्टर किस से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जो हम सबको पता है एंड जो कंसर्न होती है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस के साथ एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियली एंड अदर रिपोर्ट्स जो कि यूज की जाती है इंटरनली मैनेजमेंट के द्वारा। एंड एक्सटर्नली बात करें तो जो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, जो पोटेंशियली इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। ये तो हमने फाइनेंशियली अकाउंटिंग का पढ़ा। अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो प्राइमरी कंसर्न होती है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस द मैनेजर्स हो गए रेदर देन फॉर यूज बाय पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग वो ब्रांच जो कंसर्न होती है कलेक्शन, डिटरमिनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो इसमें हमने अकाउंटिंग की जो 3 ब्रांचेस होती है हमने उसके बारे में पढ़ा एंड जो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन थी कि जो इस चैप्टर में मेनली जो टर्म यूज्ड होंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर के उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की मैनेजरली एस्पेक्ट से स्टडी करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रीडिजाइन अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन करना कि वो हेल्पफुल हो मैनेजमेंट को पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस को मोर एफिशिएंटली कैरी करने के लिए।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक स्मॉल अंडरटेकिंग होती है, उसमें एक ओनर होता है जो मैनेज करता है सारे काम को, जैसे कि वही एंटरप्राइज की जो डे टू डे वर्किंग से टच में भी रहता है, फिर प्लान्स भी बनाता है एंड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करता है। तो वो अपने सिंपल अकाउंटिंग का यूज करता है, फिर उसका यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स बनाता है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी एंड एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर असेस करने के लिए। तो एक जो स्मॉल अंडरटेकिंग होती है उसके लिए जो सफिशिएंट होता है, बिकॉज एक ओनर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ट्रांजेक्शन्स पर एंड वो प्लान्स भी बनाता है, क्योंकि इसमें एक ओनर ही डिसीजन मेकर होता है एंड वो ही डिसीजन का इम्प्लीमेंटर होता है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन था वो रिक्वायर्ड एज ए गाइड फॉर फ्यूचर। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी जरूरत है फ्यूचर को गाइड करने के लिए। द मैनेजमेंट इज टू फीड विद प्रीसियस एंड डिलीवर्ड इन्फॉर्मेशन एज इनेबल करता है इन परफॉर्मिंग मैनेजरली फंक्शंस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मीन्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंसर्न है जिसकी मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियली अकाउंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियली अकाउंटिंग। फाइनेंशियली अकाउंटिंग टर्म को डिफाइन किया जा सकता है ईयर के एंड में जो कंसर्न की फाइनेंशियली पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटरमाइन करने के लिए जो समरीज प्रिपेयर की जाती है एंड जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई किया जाता है एंड फिर क्लासिफाई फर्स्ट जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स उसको रिकॉर्ड किया जाता है एंड रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया जाता है। इस तरह रिकॉर्ड करने की एंड क्लासिफाई करने की जो साइंस एंड आर्ट की तरह डिफाइंड किया जा सकता है फाइनेंशियली अकाउंटिंग टर्म को। फाइनेंशियली अकाउंटिंग जो है टर्म जो अकाउंटिंग का वो पार्ट है जो एम्प्लॉयड की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए बिजनेस यूनिट की फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन को। मतलब कि एक बिजनेस यूनिट की जो फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियली अकाउंटिंग के जरिए। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है इसको प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्ट होता है ताकि फर्म के जो प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड कर सके हम एंड कंसर्न की जो फाइनेंशियली पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन तभी जान पाएंगे जब हमें कंसर्न की जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए एंड से ए ईयर। जो इसमें होती हैं ऑल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती हैं पीरियड से उसको इंक्लूड किया जाता है इस स्टेटमेंट में कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। एंड जो बैलेंस शीट होती है वो प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर डेट के लिए एंड डेट पर कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ तक फाइनेंशियली अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एंड मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रही होंगी। फाइनेंशियली अकाउंटिंग के लिमिटेशंस। फाइनेंशियली अकाउंटिंग के एडवांटेजेस तो हम सभी जानते हैं, इससे फाइनेंशियली पोजीशन के बारे में पता लगता है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं तो उसको जानना भी जरूरी है। वैसे तो आप इस टर्म से पहले से फैमिलियर हो बट एक रिवीजन तो बनती है। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग को कुछ लिमिटेशंस जहाँ डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल नेचर। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है जो हिस्टोरिकल नेचर की होती है। इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो ट्रांजेक्शन्स वो हिस्टोरिकल नेचर की होती हैं। क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियली अकाउंटिंग। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो पास्ट से रिलेटेड होती हैं, इसलिए कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल नेचर की होती है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो हिस्टोरिकल होती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न एज ए होल। इससे हमें कंसर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है एज ए होल। जो
फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है उससे हमें होल कंसर्न के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है उसमें। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल रिसिप्ट के बारे में, बट इससे हमें प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो इसकी जो लिमिटेशन है कि हमें इससे इस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एज ए होल मिलती है, किसे हमें प्रोडक्ट वाइज या प्रोसेस वाइज इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती, जे इसकी लिमिटेशन है। नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन, मतलब कि जो प्राइस फिक्स करने में हेल्प नहीं करती है। जो प्राइस फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है वो प्रोडक्ट के जो प्राइस फिक्स करने होते हैं उसमें हेल्प नहीं करती है। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो ऑब्टेन होती है जब सभी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके होते हैं। मीन्स कि उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी जो हमें तभी ऑब्टेन कर पाएंगे जब सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड कर चुके होंगे। तो इससे पॉसिबल नहीं है कि हम एडवांस में ही प्राइस डिटरमाइन करें। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग है वो सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर सकती है, सो इस तरह जो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल नॉट पॉसिबल। फाइनेंशियली अकाउंटिंग से कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैसे जो हम जानते हैं, हमने जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स में। तो जो ट्रांजेक्शन्स पहले ही हो चुके होंगे तो उसको हम जो फाइनेंशियली पीरियड के एंड में रिकॉर्ड करेंगे तभी हमें पता लगेगा कॉस्ट फिगर्स कितनी है। अगर हमें कोई प्रोडक्शंस करनी है तो हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट तभी पता लगेगी जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। तो जब वो हमने कॉस्ट खर्च कर ही दिए होंगे तो हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने एक प्रोडक्शन करनी है, उसके प्रोडक्शन में आपने लेबर्स पर खर्च किया, मशीन पर खर्च किया एंड प्लांट पर खर्च किया। अब देखो आपने प्लांट पर भी खर्च किया, सभी पर खर्च कर दिया। अब आपको खर्च करने के बाद ही पता लगेगा जब आप उसको फाइनेंशियली पीरियड के एंड में रिकॉर्ड करोगे कि आपने कितना खर्च किया। तो एंड में निकल कर आएगा कि आपने कितना खर्च किया। तो जब देखो आपने खर्च कर ही दिया है तो उसमें आप कंट्रोल क्या करोगे, उससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा फ्यूचर के बारे में। बट आप प्रेजेंट में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज जब आपने वो खर्च कर ही चुके होंगे तो आप उसमें कुछ कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियली अकाउंटिंग में कोई टेक्निक नहीं है जो आपको हेल्प करे असर्टेन करने के लिए वेदर द कॉस्ट इज मोर और लेस विल द एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड। कॉस्ट कम है या ज़्यादा जबकि जो एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड हो चुके हैं। अप्रेजल ऑफ पॉलिसीज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है का वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का फाइनेंशियली अकाउंटिंग में इवेल्यूएट करना। इसमें कोई टेक्निक नहीं है एक्चुअली परफॉर्मेंस को बजट टारगेट से कंपेयर करने की। चाहे जो वर्क है वो शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है या नहीं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसमें डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक्चुअली कॉस्ट रिकॉर्डेड, जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है ओनली एक्चुअली कॉस्ट फिगर्स को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डेड किया जाता है। अदर एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड परचेसिंग मटेरियल का जो अमाउंट पेड होता है जो इसमें एसेट्स एंड गुड्स का जो प्राइस होता है जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मीन्स कि जो एसेट्स एंड गुड्स का जो अमाउंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट इसमें जो एक्चुअली कॉस्ट रिकॉर्डेड की जाती है। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लो, जैसे कि एक लैंड, बिल्डिंग, बहुत सारे एसेट्स हैं जिनकी कीमत चेंज होती रहती है। एक बिल्डिंग देख लो, लैंड देख लो, लैंड की कीमत, लैंड के एक पीस की वैल्यू अगर आज 50,000 है तो कल को वो इंक्रीज होगी 60,000, मतलब कि जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। कल को जो कीमत होगी वो आज से ज़्यादा होगी। बट इसमें क्या किया जाता है, जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं वो फाइनेंशियली अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। मीन्स कि जो लैंड की वैल्यू में प्राइस लेवल में चेंजेस हुए, मतलब कि वही लैंड का पीस अगर
आज 50,000 का, तो वो कल 60,000 का होगा, तो वो उसके प्राइस के लेवल में चेंजेस हुए, बट फाइनल अकाउंट्स इसे रिकॉर्ड नहीं करता है। फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्चुअली कॉस्ट को। तो जो रिकॉर्डेड कॉस्ट होती है कैन नॉट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स। इससे हमें एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में पता नहीं लगता है, क्योंकि जो एसेट्स की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट इसमें रिकॉर्ड की जाती है सिर्फ जो एक्चुअली कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। जो उसका चेंजिंग प्राइस होता है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट समटाइम लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ कंबाइनिंग करके भी पूछा जाता है। बट हमारा एक मोटिव एग्जाम क्रैक करना नहीं होना चाहिए, बट एक नॉलेज एक्वायर करना भी होना चाहिए। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पर कवर करते हैं, नॉट हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट को जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लाइक लेबर की रिप्लेसमेंट करनी है मशीनरी से, मतलब लेबर का यूज़ करते हैं तो मशीनरी यूज़ करनी है, उसकी जगह इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, वो एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी लाइक अदर हो। जो इन डिसीजन का जो इम्पैक्ट होता है एंड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इनमें जो विल हैव टू बी सर्टेन इन एंटिसिपेशन। जो वेरियस अल्टरनेटिव बहुत सारे सुगेशंस को स्टडी करना पड़ता है कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले कि हमें सच में लेबर को चेंज करना है मशीनरी से, इससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या प्लस पॉइंट है, इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको स्टडी करना पड़ता है। तो जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है फाइनेंशियली अकाउंटिंग में वो होल कंसर्न की होती है एंड अवेलेबल होती है जब एक इवेंट टेकन प्लेस। मीन्स कि जब एक होल कंसर्न के बारे में हमें फाइनेंशियली रिकॉर्ड होता है तो हमें इसे एक जो हमने जो डिसीजन पढ़े इससे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने में कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग है वो हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग है जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग फिर उनका मेकिंग देयर यूज, उसका जो यूजेस है उसको ज़रूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस की नॉलेज की। ए पर्सन हु इज़ नॉट वर्जेंट with accounting subject has little utility of financial accounting. Next quantitative information. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है उसमें एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। जो क्वालिटी हो जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की थी, जैसे लाइक मैनेजर्स की गुड क्वालिटी वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, जो कि बिजनेस को अच्छी तरह से हेल्प करती है, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, जिसकी एक लिमिटेशंस है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें रिकॉर्ड की जाती है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जो क्वांटिटी में मेड की जाती है। एनीथिंग जो भी क्वांटिटी में मेड नहीं किया जाता है फाइनेंशियली अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं करता है, चाहे वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो पॉलिसीज एंड प्लान होते हैं गवर्नमेंट के डायरेक्ट बियरिंग ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होते हैं वो अवॉइड करती है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिकॉज दे कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव मेड। जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होती है वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, बिकॉज जो इसमें क्वांटिटी में मेड नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि पहले कि जो मैनेजर्स की गुड क्वालिटीज़ है उसके डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं, जो कि एक बिजनेस को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं, बट वो क्वांटिटी में मेड नहीं किए जाते, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को, बट एक ग्रेट इंपॉर्टेंट रखते हैं। यूनानिमिटी अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के यूज़ पर जो अकाउंटेंट होते हैं वो डिफर होते हैं, मीन्स कि हर एक की अपनी एक तरीका होता है, अपनी एक आर्ट होती है कि वो एक इन्वेंट्री को किस तरह इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए कौन सा मेथड को फॉलो करे, या डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कौन सा मेथड फॉलो करे। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी के जो एफर्ट्स के बावजूद भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स में यूज़ में यूनानिमिटी की कमी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
इन्वेंट्री की वैल्यू करने का मेथड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड जो एक मोस्ट कंट्रोवर्शियली इश्यूज हैं जिन पर यूनानिमिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से यूनानिमिटी की कमी पाई जाती है। तो डेप्रिसिएशन, तो जैसे आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अकाउंटेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से एक कंट्रोवर्शियली बन जाती है कि कौन सा मेथड यूज़ करें डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, किससे हमें एक बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस वजह से इनमें पॉसिबल नहीं है कि हम यूनानिमिटी फॉलो करें। यूजफुलनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ होता है, वो रिड्यूस करता है यूजफुलनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट के फिगर्स चेंज हो जाती हैं। मोर प्रॉफिट शो किया जाता है ज़्यादा रेम्यूनरेशन प्राप्त करने के लिए, मोर डिविडेंड को इशू करने के लिए, या कंपनी के शेयर्स को प्राइस को रेस करने के लिए। जो लेस प्रॉफिट होता है वो शो किया जाता है से टैक्स को सेव करने के लिए, या वर्कर्स को बोनस ना पे करने के लिए। फाइनेंशियली अकाउंट्स में जो मैनिपुलेट किया जाता है उसकी से पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे रिड्यूस हो जाएगी फाइनेंशियली अकाउंट्स की रिलायबिलिटी। मतलब कि अगर फाइनेंशियली अकाउंट्स में मैनिपुलेट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियली अकाउंट्स पर आउटसाइडर्स एंड मैनेजमेंट का वो विश्वास होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियली अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियली अकाउंटिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी हम जानते हैं कि क्या होती है। एंड फिलहाल नाउ हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जाने की क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, जो कॉस्टिंग है वो अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एंड इसे डेवलप्ड किया गया फाइनेंशियली अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से। फाइनेंशियली अकाउंटिंग की हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं, तो उनकी लिमिटेशंस की वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया है। इन द प्रेजेंट डे इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि जो बिजनेस कंसर्न होती है वो ऑपरेट करे अपनी एक्टिविटी को इफ़िशेंसी के साथ एंड लोएस्ट कॉस्ट पर। द नीड फॉर डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट से नेसेसिटी न्यू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इससे क्या हुआ, इमर्ज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इमर्ज्ड होता है कि जब उभर कर आना, तो इससे जो क्या हुआ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह उभर कर आई। जो टर्म जो कॉस्ट है इसके वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, डिफरेंट पीपल यूज करते हैं इस टर्म को डिफरेंट सेंस में एंड डिफरेंट पर्पज के लिए। जो कॉस्टिंग एक टेक्निक एंड प्रोसेस है कॉस्ट असर्टेन करने का, जो कंसिस्ट होती है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के साथ जो यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है, बट इसका जो इफेक्टिवनेस लिमिटेड है नंबर ऑफ रीजंस के साथ। वो नंबर ऑफ रीजंस हम अब स्टडी करेंगे। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, तो इसकी लिमिटेशंस हम कवर करते हैं। ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डाटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड होती है उस डाटा पर जो सप्लाई किया जाता है फाइनेंशियली एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा। जो हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ किया जाता है फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए। जो मैनेजरली डिसीजंस लिए जाते हैं उसकी करेक्टनेस डिपेंड करती है उस डाटा की क्वालिटी पर जिस पर वो डिसीजन बेस्ड होते हैं। वो डिसीजन बेस्ड होते हैं जो उनको फाइनेंशियली एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा जो डाटा सप्लाई किया जाता है। अगर जो फाइनेंशियली डाटा ही रिलायबल नहीं है तब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो करेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो डिपेंड करती है उस इंफॉर्मेशन पर जो कलेक्ट की जाती है अदर सोर्सेज के द्वारा। इट्स इफेक्टिवनेस इज लिमिटेड टू द रिलायबिलिटी ऑफ दो सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है लैक
ऑफ नॉलेज, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करने के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज होने की ज़रूरत है। जो मैनेजमेंट होती है वो कन्वर्जेंट होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के साथ। ओनली तभी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगी। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो यूज़ लिमिट हो जाएगा जब इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट की कमी, नॉलेज की कमी की वजह से जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूजेस होता है वो लिमिट हो जाता है। तो नेक्स्ट है इंट्यूटिव डिसीजंस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक एनालाइज वेरियस सिचुएशंस के लिए एंड इनेबल करती है डिसीजंस लेने के लिए फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पर। तो देयर इज टेंडेंसी टू मेक डिसीजन इंट्यूटिवली। जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए उसके लेंथी कोर्स को अवॉइड करता है, इसके बजाय वो डिसीजन पर पहुंचने के लिए इंट्यूटन का यूज़ करता है। जो इंट्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो लिमिट कर देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूजफुलनेस को। नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेटिव अल्टरनेटिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती है एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। जो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ना कि कोई डिसीजन। जो डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। सो जो मैनेजमेंट हैज़ अ सप्लीमेंट्री सर्विस फंक्शन एंड हैज़ नो फाइनल से एदर इन टेकिंग डिसीजन और इन द इम्प्लीमेंटेशन। टॉप हैवी स्ट्रक्चर। पॉइंट, टॉप हैवी स्ट्रक्चर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को वर्केबल एंड इफेक्टिव बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन होती है जो कॉस्टली अफेयर होता है एंड जो ओनली बिग कंसर्न्स के द्वारा यूज़ की जाती है। स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं करते हैं इस सिस्टम के यूज़ को, बिकॉज एक हैवी कॉस्ट होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, जो मैनेजमेंट होता है जो सिर्फ डेवलपमेंटली स्टेज होती है, इट हैज़ नॉट येट रीच्ड ए फाइनल स्टेज। द टेक्निक्स एंड जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं इस सिस्टम के द्वारा वो गिव वेरिंग एंड डिफरेंट रिजल्ट। द कंक्लूजन टेकन फ्रॉम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर नॉट द सेम। मीन्स कि एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन से जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं वो सेम नहीं होते हैं। इट विल टेक सम टाइम बिफोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक ए फाइनल शेप। Personal base. The interpretation of financial information depend upon the capability of interpreter as one has to make a personal judgment. फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो डिपेंड करती है इंटरप्रेटर की कैपेबिलिटी पर कि वो कैसी पर्सनल जजमेंट करता है। देयर इज एवरी लाइकहुड ऑफ पर्सनल बेस इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पर्सनल रिजुडियस and basis affect the objectivity of decisions. Next, psychologically resistance. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है बेसिक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को अगर इंस्टॉल करना है तो उसमें इन्वॉल्व होती है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बेसिक चेंज करना। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूरत होती है फ्रेम करने की जो अफेक्ट करते हैं नंबर ऑफ पर्सोनल एंड हैंस देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंट फ्रॉम सम क्वार्टर और द अदर। मीन्स कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बेसिक चेंज करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं, फ्रेम करने होते हैं,